लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले सुर्खियां। पश्चिम बंगाल में पहले चरण में 16 जिलों की 152 सीटों और तमिलनाडु में सभी 234 सीटों पर मतदान कल। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर गरमाई सियासत, भाजपा ने की चुनाव आयोग से शिकायत। और पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी, जगह जगह निकले एकजुटता मार्च। अब खबरें विस्तार से। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में कल विधानसभा के लिए मतदान होगा। पश्चिम बंगाल में पहले चरण में 16 जिलों की 152 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जहां 1478 उम्मीदवार मैदान में हैं। राज्य में दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होगा। वहीं तमिलनाडु में सभी 234 सीटों पर एक ही चरण में मतदान कराया जाएगा। यहां 5 करोड़ 73 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। दोनों राज्यों में चुनाव प्रचार समाप्त हो चुका है और प्रशासन ने तैयारियां पूरी होने का दावा किया है। तमिलनाडु की मुख्य चुनाव अधिकारी अर्चना पटनायक के मुताबिक चुनाव निष्पक्ष और सुरक्षित बनाने के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। राज्य में 1262 करोड़ रुपए की जब्ती हुई है, जिसमें 543 करोड़ रुपए की वास्तविक जब्ती शामिल है। पश्चिम बंगाल में पूर्व मेदिनीपुर के डीएम निरंजन कुमार ने चुनावी तैयारियों को लेकर कहा कि मतदान के लिए सभी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। हर मतदान केंद्र पर केंद्रीय अर्धसैनिक बल की तैनाती की गई है। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में एक एक पिंक बूथ भी बनाया गया है। प्रशासन का कहना है कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह तैयार हैं। बाधित नहीं हो, इसीलिए हमारे तरफ से सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। हर पोलिंग स्टेशन पे सीपीएफ का डिप्लॉयमेंट किया गया है। जो सिंगल बूथ है वहाँ हाफ सेक्शन है, जहाँ डबल बूथ है वहाँ हाफ मतलब 4 होते हैं, और जहाँ पे डबल बूथ नॉर्मल है वहाँ 6 लोग रहेंगे जवान। जहाँ डबल बूथ है सेंसिटिव है वहाँ फुल सेक्शन 8 जवान रहेंगे। और जहाँ ऐसे ही मतलब जहाँ पे जिस प्रेमाइसिस में ज़्यादा पोलिंग स्टेशंस हैं तो वहाँ पे फोर्स का डिप्लॉयमेंट ज़्यादा हो रहा है। इस तरीके से सारे पोलिंग स्टेशंस को फोर्स के द्वारा कवर किया गया है। वेबकास्टिंग की व्यवस्था है, क्यूआरटी है कि कहीं भी कुछ भी यदि सुना जा रहा है कि भीड़ जमा हो रहा है या किसी तरह की गड़बड़ी हो रही है, इमीडिएटली क्यूआरटी पहुंच के वहां उस समस्या का समाधान करेगी। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का प्रचार जोरों पर है। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के बालिकुखारी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अब समय आ गया है जब बंगाल में बदलाव होगा और दीदी को टाटा बाय बाय कहना चाहिए। मतदान को लेकर उन्होंने जनता से अपील की कि वे ऐसे प्रतिनिधियों को चुनें जो घुसपैठियों के मुद्दे पर सख्त कार्रवाई करें। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में घुसपैठियों को संरक्षण मिल रहा है और इसे रोकने के लिए मजबूत कदम जरूरी है। दीदी जाने वाली है, कमल आने वाला है। भाइयों बहनों, 29 तारीख को जब आप वोट डालने जाए तब वोट इसलिए मत डालना हमारे दोनों प्रत्याशियों को जिताने के लिए वोट नहीं डालना, भाजपा सरकार बनाने के लिए भी वोट नहीं डालना है। कमल के निशान पर बटन जरूर दबाना है, मगर वोट डालना है बंगाल से घुसपैठिए को निकालने के लिए वोट डालना। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभियान के दौरान न्यायिक अधिकारियों के कथित घेराव और उन्हें बंधक बनाए जाने के मामले पर सख्त रुख अपनाया है। जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने इसे असाधारण स्थिति बताते हुए कहा कि अदालत राज्य की जमीनी वास्तविकताओं से आंखें नहीं मूंद सकती। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि पहले भी ऐसी घटनाओं का जिक्र सामने आया है जहां न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाए जाने की बात कही गई थी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय एजेंसी की जांच के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कथित हस्तक्षेप पर भी गंभीर टिप्पणी की।
अदालत ने कहा कि जांच के बीच किसी मुख्यमंत्री का दफ्तर में जाकर हस्तक्षेप करना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरा पैदा करता है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से फोन पर बात कर उन्हें समर्थन दिया है। केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर भी लिखा कि ममता बनर्जी कठिन राजनीतिक मुकाबले का सामना कर रही हैं और उन्होंने उनके साथ पूरी एकजुटता दिखाई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कथित बयान को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। भाजपा ने इस मामले में चुनाव आयोग से शिकायत की है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि खड़गे के बयान पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि चुनाव आयोग ने शिकायत पर संज्ञान लिया है। हालांकि बाद में खड़गे ने सफाई देते हुए कहा कि उनका इशारा प्रधानमंत्री मोदी को आतंकी कहने का नहीं था, बल्कि वे ये कहना चाहते थे कि पीएम मोदी राजनीतिक दलों और लोगों पर दबाव बनाते हैं। How can they join with Modi, who is a terrorist and who won't believe in equality? His party won't believe in equality and justice. And these people are joining with them. It means that they are weakening democracy. They are weakening the philosophy of Annadurai, Kamaraj, Periyar and Kalingar and Baba Saheb Ambedkar. कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि खड़गे अपने बयान पर पहले ही सफाई दे चुके हैं, बाकी मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। पहलगाम आतंकी हमले को आज 1 साल पूरा हो गया। इस मौके पर कश्मीर के सभी प्रमुख टूरिस्ट स्पॉट्स पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई और सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। घाटी में पोनी, लोकल गाइड और सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए क्यूआर कोड आधारित विशेष चेकिंग सिस्टम लागू किया गया है। 22 अप्रैल 2025 को बैसरन घाटी में हुए इस हमले में 26 निर्दोष पर्यटकों की मौत हुई थी। बरसी पर देश भर में श्रद्धांजलि और एकजुटता मार्च निकाले गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीड़ितों को याद करते हुए कहा कि उन्हें कभी भुलाया नहीं जाएगा और भारत आतंकवाद के आगे कभी नहीं झुकेगा। सेना ने भी सख्त संदेश देते हुए कहा कि भारत के खिलाफ हर कृत्य का जवाब तय है और न्याय जरूर मिलेगा। इस हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐशान्या द्विवेदी ने कहा कि यह घटना सिर्फ 26 परिवारों के लिए नहीं बल्कि पूरे देश और दुनिया के लिए गहरा सदमा थी। हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव जैसे सख्त कदम उठाए जो आतंकवाद के खिलाफ जरूरी हैं। अब वक्त आ गया है कि आतंकवाद के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई हो और इसे पूरी तरह खत्म किया जाए। देश अब और बर्दाश्त नहीं करेगा। पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी पर कांग्रेस ने पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है और नफरत और हिंसा फैलाने वाली ताकतों के सामने कभी नहीं झुकेगा। पार्टी नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया के जरिए हमले में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 2008 के मुंबई हमलों के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़ा पाकिस्तान अब फिर से स्वीकार्यता हासिल कर रहा है, जिसे पार्टी ने केंद्र की विदेश नीति की विफलता बताया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंप दिया है, जिससे उनके खिलाफ चल रही महाभियोग कार्यवाही थम गई है। इस्तीफे की कॉपी मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को भी भेजी गई है। मामला तब सामने आया था जब पिछले साल मार्च में उनके सरकारी आवास से कथित तौर पर भारी मात्रा में कैश मिला था। इस मामले की जांच जस्टिस अरविंद कुमार की कमेटी ने की। जांच में मदद कर रहे सीनियर वकील राजकुमार, भास्कर ठाकरे और ऐश्वर्या भाटी ने दावा किया कि सबूत जस्टिस वर्मा के खिलाफ आरोप साबित करने के लिए काफी थे। 3 बड़े आरोप सामने आए: बिना हिसाब का कैश रखना, सबूतों से छेड़छाड़ और गुमराह करने वाले बयान देना। वकीलों ने कहा कि इस्तीफा देकर जस्टिस वर्मा ने कार्यवाही से बचने की कोशिश की और सवाल उठाया कि सरकारी बंगले में इतना कैश आया कहां से। फिलहाल इस मामले को लेकर सियासी और कानूनी बहस तेज हो गई है। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स स्माइल के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स स्माइल।
मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।